हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के फटाफट से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं कल वीडियो बना नहीं पाई हूँ 2 दिन से, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं थी गाइस, तो इसकी वजह से मैं आ नहीं पा रही थी। तो अभी अभी मैं आई हूँ और आपके लिए एक बेस्ट टॉपिक लाई हूँ, जीन प्याजे का। जो जीन प्याजे इतनी इम्पोर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे जो सीटेट का पेपर है, स्पेशली सीडीपी अगर हम लेकर चले तो उसमें बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं हमारे। तो इसमें जो है ये जीन प्याजे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग आ जाइए और हमारे टारगेट क्लासेस में सभी का स्वागत है। सभी लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए हम जानते हैं जीन प्याजे में ये स्कीमा क्या होता है। इनके कुछ वर्ड्स हैं जो आज हम जानेंगे, जो बार बार रिपीटेड होते हैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा, ठीक है। जैसे आपका एक फ़ोन होता है, फ़ोन में क्या होती है, आपकी चिप लगी होती है, छोटी सी मेमोरी होती है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो आपके फ़ोन की जो मेमोरी होती है उसमें आपके वीडियोस होते हैं, आपके फ़ोटोज़ होते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं, है ना। मतलब आपको उसमें वीडियो फोटोज़ अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, थीम्स है, स्क्रीनशॉट है, ये सारी चीज़ें आपको, उनकी फ़ोटोज़ सब अलग अलग रहती हैं। तो उसे ही हम स्कीमा कह सकते हैं। बच्चे की जानकारी का जो छोटे छोटे खंड, जो एक संज्ञानात्मक संरचना है, ठीक है, जिसमें बच्चों की जानकारी होती है। जो जैसे बच्चे होते हैं उनकी जो जानकारी होती है, उनके जो छोटे छोटे क्या होते हैं, खंड होते हैं। बच्चों की जानकारी के छोटे छोटे खंड जो एक संज्ञानात्मक संरचना है, ठीक है। जैसे बच्चों की जानकारी में जो छोटे छोटे खंड में जो उनके दिमाग में छोटे छोटे पार्टीशंस बटे हुए होते हैं। जैसे बच्चा है, मान लो वो जानवर को जानता है तो वो उसका अलग बनाता है ना, अपने अपने दिमाग में बनाता है। वो जानवर जानता है तो वो उसका अलग बनाता है ना। और आपका क्या हो गया, जैसे खाना, भोजन की बात करें तो भोजन अलग बनाता है। कपड़े बात करें तो कपड़े की अलग होती है। उसके दिमाग में भी ऐसे पार्टीशन होते हैं। उसके बच्चे के दिमाग में भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्टीशन होते हैं। और उस पार्टीशंस को ही हम स्कीमा कहते हैं। बच्चे अपने दिमाग में जो पार्टीशन करके बैठे होते हैं, जो खंड करके बैठे होते हैं, उन्हें ही हम बच्चों की जानकारी में, वह उसी को हम स्कीमा कहते हैं। अब ये हमारा एक नोट है। जैसे जैसे बच्चे, नोट में हम क्या लिखते हैं, जैसे जैसे बच्चे लिखना चाहिए था। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि नोट में एक छोटा सा नोट स्कीमा के लिए बना रखा है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनका जो जो सोचने समझने और जो उनका जो स्कीमा होता है, जो उनकी मेमोरी होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जटिल हो जाती है। जैसे आप अपने आप को ही ले लीजिए, तो आप जो पहले 2-3 वर्ड्स जानते थे, वो ऐसा नहीं है ना। जैसे बच्चे अगर जानवर जानते हैं तो जानवर में उसमें कई सारी कैटेगरीज इस समय जानते हैं। बिल्ली है, कुत्ता है, रैबिट है, शेर है, ये सारी, हाँ। और कपड़े जानते हैं तो कपड़े में मतलब जैसे मेल का है, फीमेल्स का है, फिर उसमें भी अलग अलग आता है ना। साड़ी है, कुर्ता है, जीन्स पैंट है।
तो सारी जो स्कीमा होते हैं वो बहुत ही जटिल हो जाते हैं समय के साथ साथ में, तो इसे ही हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये स्कीमा क्लियर हो गया होगा। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, स्कीम्स क्या होता है। स्कीम्स जानते हैं, हाँ, ये क्या होता है? किसी कार्य को करने का जो सही क्रम या योजना होती है उसे ही कहते हैं हम स्कीम। किसी कार्य को करने का या कि सही क्रम, वन वर्ड्स में अगर आप जाने तो जैसे हम किसी भी चीज़ को स्टेप वाइज करते हैं, स्टेप वाइज अगर हम किसी चीज़ को स्टेप वाइज कार्य करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं, पहले ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद फिर नहाते धोते हैं, फिर कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर आप ऑफिस या स्कूल जाते हैं, है ना। तो ये सारी आप इस चीज़ें स्टेप वाइज करते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ों को स्टेप वाइज करते हैं किसी कार्य को, तो उसे हम बोलते हैं स्कीम। स्कीम और स्कीमा दोनों अलग अलग होता है। स्कीमा आप मेमोरी मान सकते हैं, बच्चे की मेमोरी मान सकते हैं, और स्कीम्स जो होता है जो आपका स्टेप वाइज वर्क होता है उसे ही हम स्कीम्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे वस्तु स्थायित्व क्या होता है। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्या होता है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? वस्तु स्थायित्व में ये होता है कि बच्चा आपका भले ही मतलब उसके सामने चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं, वो चीज़ें मेरे सामने तो नहीं है लेकिन वो चीज़ें हैं। जैसे दिखने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बताएं, माँ के सामने ना होने पर भी बच्चा यह समझता है कि माँ है। ठीक, यहाँ पे मैंने अपने शब्दों में कुछ वर्ड्स आपको लिख के दिखाए हैं, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ये दिख रहा है अभी। वस्तु स्थायित्व मैंने क्या लिखा है ऑब्जेक्ट परमानेंस में, वस्तु न दिखने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। मतलब एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि जैसे माँ बच्चे के सामने नहीं होती है, लेकिन बच्चे को ये पता होता है कि माँ है कहीं ना कहीं, जब मैं रोऊंगा तो वो मुझे आएगी और या तो बॉटल देगी या दूध पिलाएगी, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, वस्तु स्थायित्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है? जीववाद क्या होता है? एनिमिज्म। ठीक है, जीववाद को इंग्लिश में आप एनिमिज्म भी कह सकते हैं। जीववाद में क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं लेकिन क्या होता है, खिलौने, गुड़िया, गुड्डे सभी को देखकर उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें नई हैं, मतलब ये सारी चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि जिंदा है। हाँ, तो जो आपकी नकली चीज़ें हैं, यानी जो आपकी नकली चीज़ों को असली समझना
यही होता है हमारा जीववाद, नकली चीज़ों को असली समझना। गुड़िया ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जीववाद में नकली खिलौनों को असली समझना। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि गर्ल्स होती हैं, वो छोटी गुड़िया ले लेंगी और वो कहेंगी कि ये मेरी गुड़िया है और इसको मैंने नहलाया है धुलाया है, इसने मेरी गुड़िया ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मम्मी खाना दे दो। तो वो सारी चीज़ें जो हमारी बच्चों की जो एनिमिज्म में आते हैं, वो बच्चे जो उसे समझते हैं, रियल समझते हैं, बल्कि वो रियल होते नहीं हैं, लेकिन जो रियल समझना होता है उसे ही हम जीववाद कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया में हमने क्या लिखा है, किसी भी कार्य को बार बार करना। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो किसी भी कार्य को रिफ्लेक्स करता है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन करता है। उसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को वो बार बार करता है। जैसे मान लीजिए आप, वो बच्चा अंगूठा चूस रहा होता है तो आप उसे कहते हैं नहीं, नो इट इज़ नॉट अ बैड हैबिट, इट इज़ नॉट गुड हैबिट। तो आप कहते हैं या हटाते हैं उसके हाथ से कि नहीं बेटा इसे नहीं चूसना है, लेकिन बच्चा क्या करता है, फिर से अपने फिंगर्स को चूसता है ना। तो ये सारी जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ये बच्चे अपने एक्शंस को बार बार रिपीट करते हैं, यानी अपने कार्य को बार बार से दोहराते हैं। तो उसे को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है संरक्षण का अभाव। ठीक, संरक्षण का अभाव क्या होता है? संरक्षण के अभाव में हमने लिखा हुआ है, अभाव लिखा हुआ है। संरक्षण के अभाव में मैंने लिखा है कि आकृति में थोड़ा भी चेंजेस होता है तो बच्चे क्या करते हैं, होने पर जो है, जो प्रीवियस यानी जो प्रीवियस आकृति है हमारी, उसे बच्चा भूल जाता है। संरक्षण का अभाव यानी लैक ऑफ कंजर्वेशन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि मान लीजिए आपने उन्हें क्या बना के दिया, जगह है कि नहीं है यार, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर समझा देती हूँ, जीववाद को हटा देती हूँ। मान लिया आपने बच्चे को वाह दिखाया, ठीक है, बच्चा ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे ये वाह है। ठीक,
बच्चा अगर उसको छोटा होगा तो यही बोलेगा, अगर उसको आता होगा तो ये बोलेगा कि मम्मा ये वाह है। और जब भी आपने वाह से का बना दिया, फिर पूछोगे बेटा वाह कहाँ है, तो बच्चा वाह नहीं बता पाएगा कि वाह कहाँ है, कहाँ खो गया है। ठीक है, यानी वाह से का जब आप बना देंगे तो बच्चा जो पुरानी आकृति है वाह, इसे जो है क्या करेगा, भूल जाएगा। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन में यही होता है कि बच्चा पुरानी आकृति को भूल जाता है और नई आकृति उसे ध्यान रहती है कि नहीं मुझे तो अब का ही दिख रही है, वाह नहीं दिख रहा है। ठीक, तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संरक्षण का अभाव। ठीक, अविलोमीयता क्या होती है, अविलोमीयता बच्चों में क्या होती है, इसे कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इरिविजिबल होता है। मतलब अविलोमीयता क्या होती है, शुरुआती बिंदु से आगे चले जाने पर बालक वापस लौट नहीं पाता है। बड़े लोगों में ये विलोमीयता होती है। ठीक है, मतलब जैसे बच्चा है, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि संरक्षण का अभाव, ठीक, जैसे संरक्षण का अभाव होता है उसी तरीके से हमारा अविलोमिता भी होता है। ठीक, मतलब शुरुआती बिंदु से ठीक है, यहाँ पे लिखा है शुरुआती बिंदु से आगे चले जाने पर वापस ना लौट पाना। यहाँ पे भी वही चीज़ें हम बताएंगे। या तो हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, एक ग्लास का लेते हैं। ठीक, मान लिया बच्चों को ये पता है, बच्चों को आप दिखाएंगे कि ये बेटा ये ग्लास है, तो वो भी ये जानेगा कि हाँ ये ग्लास है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब ही अविलोमिता का मतलब ही यही होता है कि अगर आप ये ग्लास दिखाएंगे तो बच्चों को ये ग्लास तो पता है कि ग्लास होता है। ठीक है, लेकिन जब भी आपने ग्लास से कप बना देंगे और फिर पूछेंगे बेटा ग्लास कहाँ गया, तो बच्चे क्या करेंगे, नहीं बता पाएंगे। यानी जब आपकी शुरुआती बिंदु से जब आप आगे चले आए हैं तो बच्चा फिर से वापस नहीं जा पाएगा, यानी वो उसको नहीं पता होता है कि ये कप कैसे बन गया। ठीक है, ये चीज़ बच्चा यहाँ पे नहीं कर पाएगा, तो इसे बोल देंगे हम अविलोम्यता। ये बच्चों के एज में होता है। ठीक है, और जब भी बड़े बच्चे होते हैं तो वो जानते हैं कि जब भी हम इसे हटा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्लास बन जाएगा। और इसे ही हम, जब बच्चा रिवर्स हो जाता है उसको फिर से ग्लास बना सकता है, तो ये क्या होता है, हमारा विलोमीयता बोलेंगे हम। ठीक है, कप से ग्लास बना देना विलोमीयता कहलाएगा। ठीक, देखो, जब बच्चा ग्लास से कप ना बना पाए तो अविलोम्यता। जब बच्चा कप से आपने ऐसे बना दिया, जब बच्चा इसे हटा करके ग्लास आपको दिखा दे कि नहीं ये गिलास बन गया है, तो ये क्या हो जाएगा, विलोम्यता। और ये बच्चों में, बड़े बच्चों में पाया जाता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हमारी पाई जाएगी, क्योंकि ये छोटे बच्चों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप ये विलोम्यता और अविलोम्यता आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, संगठन। संगठन,
संगठन को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, अलग अलग जो है स्कीमा, यानी जो बच्चे की बुद्धि है, जो मेमोरी है, उसमें आपस में जो क्या होता है, रिलेशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशंस होता है। ठीक है, अलग अलग स्कीमा में बच्चे में आपस में क्या होते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करते हैं, तो इसे ये बोलते हैं संगठन। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा नहीं है, संगठन जल्दी नहीं आता है, ऑर्गेनाइजेशन जल्दी नहीं आता है, पर अविलोम्यता, संरक्षण का अभाव, प्रतिवर्ती क्रिया, जीववाद, वस्तु स्थायित्व, ये सब इतना आता है कि आप जीन प्याजे का मतलब आप क्या ही मैं बोलूँ, 5 से 7 क्वेश्चंस आपके सिर्फ एक ही पेपर में नहीं, सिर्फ आपके सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, आगे बहुत सारे ही पेडागोजी में आपके पूछे जाते हैं। Receive 330 rupees on Google Pay for business. आगे आते हैं आत्म केंद्रिकता। आत्म केंद्रिकता क्या होती है, ईगो सेंट्रिज्म इसे बोलते हैं। ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा आत्म केंद्रिकता में। आत्म केंद्रित मतलब होता है बच्चे, आत्म मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ के बारे में क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं, यानी बच्चे सिर्फ अपने बारे में क्या होते हैं, सोचते होते हैं। ठीक, आत्म केंद्रिकता में बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कैसे सोचते हैं, कैसे सोचते हैं अपने बारे में, यहाँ पे क्या होगा, अपने बारे में, सेल्फ के बारे में सोचते हैं। मतलब आप बच्चे से कोई भी चीज़ कहेंगे कि बेटा ये खिलौना है, यानी मान लीजिए बच्चे ने इंग्लिश में पढ़ा, लोटस, लोटस। ठीक, बच्चों को पढ़ाया गया लोटस। ठीक, आप बोलेंगे कि बच्चे ये कमल का फूल है, लोटस की जगह आप बोलेंगे बच्चे ये कमल का फूल है, तो बच्चा कहेगा नहीं ये लोटस है। ठीक, क्यों कहेगा, क्योंकि वो आत्म केंद्रिकता है, वो सिर्फ अपनी बात जानता है, वो जानता है कि जो उसने पढ़ लिखा रखा है वही सही है, वो आपकी बातें नहीं सुनेगा। ठीक, तो लोटस है, आप बोलेंगे कि नहीं, बच्चा बोलेगा ये लोटस है, आप बोलेंगे नहीं ये कमल का फूल है। बच्चा आपकी बात को सुनेगा नहीं और कहेगा नहीं कि ये लोटस ही है, चाहे आप उसे जितनी बार बोल दीजिए, वो अपनी ही बातें अड़ा रहेगा उसी चीज़ पे, उसी को बोलते हैं हम आत्म केंद्रिकता या ईगोसेंट्रिज्म। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अनुकूलन। ये अनुकूलन तो इतनी बार आया है, इतनी बार आया है, और अब की बार भी आएगा, हर साल आता है और अब की भी आएगा। अनुकूलन को क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। ये इंग्लिश में अडेप्टेशन बोलते हैं, हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं। अनुकूलन क्या होता है, आइए जानते हैं। जब वातावरण के संपर्क में कोई चीज़ें आती हैं, तो बच्चों में क्या होता है, एडेप्टेशन। बच्चे उस चीज़ को अपने अंदर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ को शामिल करते हैं। ठीक है,
जब भी बच्चे उस चीज़ को अपने वातावरण अपने यानी अपने स्कीमा में उस चीज़ को अडेप्टेशन कर सकते हैं, तो उसे ही हम बोलेंगे एडेप्टेशंस। ठीक है, अपने अपने ही अंदर वो चीज़ें जानते हैं। मान लीजिए बच्चा जानता हुआ है पहले से कुत्ता, ठीक, बच्चा की जानकारी में क्या है, कुत्ता, ठीक। लेकिन एक दिन उन्हें जब बिल्ली दिख जाती है तो वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे जब ये कुत्ता मैंने जानती थी तो फिर ये बिल्ली क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो जब कुत्ता से बिल्ली भी बच्चे जान गया कि नहीं ये कुत्ता है और ये बिल्ली है, जब उसमें डिफ्रेंशिएट कर लिया तो उसे ही बोलते हैं अनुकूलन। बच्चा उसको अपनी जानकारी में समाहित कर लिया, उसे ही बोलते हैं अनुकूलन, अडेप्टेशन में। मतलब बच्चे को कुत्ता पता है, लेकिन अगर आप बिल्ली बताते हैं तो धीरे धीरे वो करके वो बिल्ली भी जान जाता है। इसमें दो आते हैं हमारे अडेप्टेशंस में, दो चीज़ें आती हैं हमारी, एक समावेशन आता है और एक समायोजन आता है। ठीक है, आइए उसे भी जान लेते हैं। समावेशन, समावेशन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एसिमिलेशंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में बिना अंतर के जोड़ लेना। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, समावेशन में नई जानकारी को पुराने स्कीमा में बिना अंतर किए जोड़ लेना। ठीक है, जैसे उसने मान लिया एक दिन कौवा देखा, ठीक है, उसने एक दिन क्या देखा, कौवा, कौवा देखा और उसने ये देखा कि कौवा क्या है, काला है। ठीक है, अब उसे नेक्स्ट दिन क्या लिख गई है, देखिए, कोयल। कोयल, तो जब उसने कोयल देखा तो उसने ये सोचा कि ये, उसे ये नहीं पता है कि ये कोयल है, कोयल भी काली होती है। उसने कौवा को ही कोयल मान लिया कि नहीं, कोयल भी, ये कोयल नहीं कौवा ही है, लेकिन ये दूसरे तरीके का दिख रहा है। मतलब किसी ने उसको बताया है कि काली चीज़ें क्या हैं, कौवा है। तो एक दिन उसे क्या दिख गया, कोयल दिख गई, कोयल भी होती है काली, है ना। तो उसने क्या किया, उसके अंदर बिना अंतर किए उसने उस चीज़ को जोड़ दिया कि काला क्या है, कौवा, ये नहीं पता कि काली कोयल भी होती है। ठीक, जब उसने बिना अंतर किए उस चीज़ को अपने मेमोरी में, अपने स्कीमा में अडेप्ट कर लिया है, तो उसे ही हम बोलते हैं समावेशन। यहाँ पे बच्चा अंतर नहीं कर पाएगा समावेशंस में, एसिमिलेशंस में, आप जान लीजिए। ठीक है, समायोजन क्या होता है, इसे इंग्लिश में एकोमोडेशंस भी बोलते हैं। ठीक, एकोमोडेशंस, इसको समायोजन भी बोलते हैं। इसमें बच्चा अंतर नहीं कर पाता है कि काली कोयल भी हो सकती है, काला कौवा भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो है अपनी नई जानकारी, जैसे मान लो उसे पता है कोई चीज़ें, नई जानकारी में यहाँ लिखा है नई जानकारी को पुरानी जानकारी से अंतर कर लेना, पुरानी जानकारी से अंतर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे इसे बोलेंगे समायोजन या एकोमोडेशंस, ठीक है। जैसे मान लो बच्चे को पता है कुत्ता, और उसे एक दिन दिख गई बिल्ली, ठीक। तो बच्चे कैसे करेगा, कुत्ता कैसे भौंकता है, भौं 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 करता है, और बिल्ली कैसे करती है, म्याऊं म्याऊं। जिस दिन वो ये अंतर कर लेगा कि कुत्ता भौं भौं करता है, यानी उसके वॉइस के अकॉर्डिंग उसने अंतर कर लिया है, एकोमोडेशंस कर लिया है, और बिल्ली की जो वॉइस है वो म्याऊं म्याऊं है, जैसे ही उसने इसमें समायोजन अपने स्कीमा में, अपनी मेमोरी में जैसे उसने समायोजन एकोमोडेशंस कर लिया है, ठीक है। तो जैसे ही जब ये कर लेता है तो ये आता है समायोजन के अंदर। और जब बच्चा वही चीज़ नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है, जैसे कुत्ते को ही बिल्ली मान लेना, तो ये अंतर ना कर पाना कि भौं भौं कौन करता है, म्याऊं म्याऊं कौन करती है, जब अंतर नहीं कर पाता है तो वो आता है समावेशंस में, और जब अंतर बच्चा कर ले जाता है तो वो आता है हमारे समायोजन में, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। आओ और देखते हैं, संतुलन देखते हैं। संतुलन क्या होता है? ये संतुलन को एक्चुअली ब्रियम भी बोलते हैं या साम्य धारण भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है अपनी अवस्था में, इसमें इनकी जो अवस्था होती है संतुलित कर लेता है, मतलब उसमें हर चीज़ें उसमें समायोजन कर लेता है इस प्रक्रिया में, तो उसे ही कहते हैं हम संतुलन, ठीक। इसमें क्या होता है, बालक की जानकारी में कोई भी विरोध नहीं होता है, यानी वो जो भी उसकी मेमोरी में होता है वो सबके साथ संतुलन बना लेता है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं हम संतुलन। नेक्स्ट है सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण में क्या होता है, सोशल ट्रांसमिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सोशल ट्रांसमिशन, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। बच्चे अपने वातावरण और समाज में माता पिता, पुस्तकों और शिक्षकों से सक्रिय होकर सीखते हैं। सामाजिक संचरण में क्या होता है, बच्चे अपने वातावरण से, जब बच्चे अपने वातावरण से, समाज से सीखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक संचरण भी कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा संक्रिया, ऑपरेशंस। संक्रिया क्या होती है, ऑपरेशन क्या होता है?
संक्रिया आपने देखा भी होगा हमारे जो इनके सिद्धांत में पूर्व संक्रिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना। और आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है और आपने देखा होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो जो संक्रिया होती है ये क्या चीज़ होता है, आइए हम आपको बताते हैं ऑपरेशन क्या होता है। जब बच्चा समस्या समाधान कर लेता है जब बच्चा समस्या समाधान कर लेता है तो उसे ही संक्रिया कहते हैं। यानी बच्चा जब हमारा छोटा होता है, संवेदी पेशी में होता है, तो संवेदी पेशी में आपने देखा होगा किसी भी तरीके का कोई संक्रिया नहीं लगी हुई है। तो उसमें क्या होता है, बच्चा अपनी चीज़ों को समस्या समाधान नहीं कर सकता है, इसलिए उसमें संक्रिया नहीं होती है। और संक्रिया क्या होता है, जब बच्चे समस्या समाधान कर लेते हैं तो उस अवस्था में बच्चा संक्रियात्मक अवस्था में आता है। जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपने देखा होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो संक्रिया का मतलब यही होता है कि जिस स्टेजेस में आकर बच्चा अपनी समस्या समाधान कर लेगा उसे ही हम संक्रिया या ऑपरेशनल स्टेजेस बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध उसे कह सकते हैं जब किसी कार्य के पीछे कोई तर्क होता है या कोई कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, कपड़े के सूखने के पीछे कारण क्या है, धूप का। ठीक, अगर कपड़े सूख रहे हैं तो बच्चे जानते हैं कि धूप निकली है, इसके कारण हुआ है। ठीक, तो कार्य कारण संबंध इसे हम बता सकते हैं। ठीक, तो वो समझते हैं कि जैसे कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। ठीक, तो इसे हम बोल सकते हैं कार्य कारण संबंध। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीकरण। केंद्रीकरण को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सेंट्रेशंस भी बोल सकते हैं और हिंदी में बोल सकते हैं केंद्रीकरण। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु का एक ही पक्ष देखना, यानी किसी वस्तु का या किसी घटना का कोई एक ही वस्तु देखना, एक ही रूप देखना या एक ही पक्ष देखना, उसे क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये ग्लास है।
ग्लास दिख रही है ना? ठीक, मान लीजिए ये ग्लास है, 2 ग्लास, एक में है लंबाई और एक में है हमारी चौड़ाई। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जूस है। यहाँ जूस वाले क्वेश्चंस हमारे आए भी हैं सीटेट में। तो मान लीजिए ये हमारा जूस है और जूस हमारा एक लंबे ग्लास में भी भरा हुआ है और हमारे एक चौड़ाई वाले ग्लास में भी भरा हुआ है। तो बच्चा का क्या सोचना है होता है कि किस में ज़्यादा जूस है? लंबाई में, क्योंकि वो सिर्फ एक पक्ष को देख रहा है, पर वो ये नहीं देख रहा है कि ये जो चौड़ाई है इसको छोटा समझता है, क्योंकि ये चौड़ाई में ज़्यादा है, पर उसको ये नहीं समझ में आता है। वो ये सोचता है कि लंबे वाले ही ग्लास में हमारे जूस ज़्यादा है। ठीक, इसे बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशंस या सेंट्रेशंस बोलते हैं। जब बच्चा किसी एक चीज़ पर फोकस करता है बजाय और किसी चीज़ के, तो वहीं पे हमारा सेंट्रेशंस आता है, सेंट्रेशंस या केंद्रीकरण। ठीक, ये हमारा जूस का ऑप्शन है। बच्चे किसी एक ही पक्ष को देखते हैं, इसलिए यहाँ पे सेंट्रेशंस होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कृत्रिमता। ठीक, कृत्रिमतक, इसमें क्या होता है? कृत्रिमता में क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो हमारी कौन करवा रहा है? मानव करवा रहा है। जैसे कि बारिश होना। ठीक है, मान लीजिए जैसे ही उनके डोर पे कोई आया, उनके पापा आए और जैसे ही बारिश होने लगी। ठीक, तो जैसे ही बारिश होने लगी तो बच्चे को क्या लगा कि बारिश कौन करवा रहा है? हमारे पापा करवा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बच्चा ये समझता है कृत्रिमता में कि जो मानव हैं वो प्राकृतिक घटनाएं करवा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कि लाइट चली जाती है अचानक से, हाँ, तो कोई आया और लाइट चली गई, तो वो ये समझता है कि उनके आने से लाइट चली जाती है। जो हमारी जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं वो हमारे मानव ने करवाया है। ठीक, तो यही होता है कृत्रिमता। ठीक, इसी को हम कृत्रिमता कह सकते हैं। क्रमबद्धता देखते हैं। क्रमबद्धता भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रमबद्धता क्या होती है कि बालक द्वारा वस्तुओं को या घटनाओं को क्रम में लगाना। जब भी बालक घटनाओं या वस्तुओं को क्रम में लगाता है, वस्तुओं को क्रम में लगाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि बच्चा ये जानता है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है। जब भी बच्चे इस लेवल्स पे आ जाते हैं कि चीज़ों वो क्रम से लगा सकें, सेंट्राइजेशंस कर सकें, तो उसे हम बोलते हैं क्रमबद्धता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लक्षणोन्मुखी व्यवहार। लक्षणोन्मुखी व्यवहार में क्या होता है? इसे बोल सकते हैं हम गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक,
लक्ष्योन्मुखी व्यवहार क्या होता है? बालक इसमें एक ही गोल रखता है। अगर आप उन्हें 100 रुपये देंगे, अगर आप उन्हें मान लीजिए 100 रुपये देते हैं, तो उनसे ये कहते हैं कि बेटा सिर्फ 10 रुपये ही खर्च करने हैं, 10 रुपये ही खर्च करने हैं, तो वो आपकी नहीं सुनेगा। घर पे बोल दे देगा ठीक है 10 रुपये ही मैं खर्च करके आऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप उन्हें 100 रुपये दिए हैं, बोलेंगे बच्चे कि आप उसमें से 10 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसे क्या दिख जाएगा? और उसकी सामान दिख जाएंगे, अपने खाने पीने की चीज़ें, जैसे मान लीजिए मोमोज हो गया, जो भी उसे एज इट इज़ पसंद है, वो उस 100 रुपये में सब कुछ खरीद लेगा। यानी वो आपकी बातों को नहीं ध्यान रखेगा, आपके गोल को नहीं ध्यान रखेगा, ठीक है। वो सिर्फ अपने को ही टारगेट करेगा कि मुझे इस 100 रुपये में क्या क्या खाना है, वो अपनी ही चीज़ों को खा लेगा। तो इसका ही मतलब होता है लक्ष्योन्मुखी व्यवहार। वो सिर्फ अपने ही लक्ष्य को ध्यान में टारगेट करके चल रहा हुआ है, ठीक। तो गाइस, ये हमारा जो आपने तो देखा है कि प्याजे ने हमारे क्या क्या दिए हैं, 3 सिद्धांत दिए हैं। प्याजे के सिद्धांत में 3 आते हैं, 3 सिद्धांत प्याजे ने दिए हुए हैं। प्याजे ने क्या दिए हुए हैं? 3 सिद्धांत दिए हुए हैं। पहला हम मानेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत। तीसरा है भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, इस तरीके से हम 3 सिद्धांत को पढ़ेंगे। जो अभी हमने आपको बताया है वो कुछ सारे वर्ड्स हैं जो आपकी संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इन चारों में ये सारे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। उसकी वीडियोस में बहुत ये वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसी की वजह से ये चारों अवस्थाएं हैं जो जिसमें क्या क्या आता है। देखिए वर्ड्स हमने आपको बता दिए हैं कि वो चारों अवस्थाओं में क्या क्या आएगा, ठीक। लेकिन हमारे जो ये 3 सिद्धांत हैं इनको हम डिवाइड करेंगे बाद में, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी और आपको देखने में भी बोरिंग लगेगी। इसलिए अभी आप वर्ड्स जानिए, उसके बाद में इसकी एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको सारी चीज़ें लिखवा दूंगी कि किस अवस्था में कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आप मुझे देखते रहिए और ढेर सारे प्यार मेरे इस चैनल को दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।